ठीक है। नमस्कार, जोहार आप सभी को। भूगोल के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सिलेबस तो पता ही होगा, जैसा कि सर बताए हैं कि आप सभी को सिलेबस पता है। सिलेबस में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ऐसा लिखा हुआ है। ऋतु पढ़ना है ना। इसके अलावा रेगिस्तान में कैसा जीवन होता है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध में कैसा जीवन होता है। इसके अलावा मानव पर्यावरण दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा देश, हम जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में जाने। इसके अलावा हमारा राज्य दिया हुआ है। कुल मिलाकर के 18 टॉपिक है आप लोग का। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग को सभी को सिलेबस पता है, आप सभी सिलेबस से अवगत हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी से मिलते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? नाम पता, है ना। तो उतना तो हम लोग के पास भी फुर्सत नहीं है, ना आपके पास फुर्सत है कि सबका नाम पता जाने। काम से ही नाम होता है। जब आप काम करिएगा तो नाम खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। और काम के हिसाब से ही नाम रखा गया है। आमूमन तौर पर देखते होंगे, जो पढ़ा रहा है उसको टीचर बोल देते हैं, शिक्षक बोलते हैं। जो लोगों का सेवा कर रहा है डॉक्टर बोल देते हैं, है ना। कोई बाल काट रहा है तो उसको नाई बोलते हैं। तो काम से ही पहचान मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल की बात करते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कौन सा शब्द है? ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। कहां से लिया गया है तब आप बोलिएगा कि ग्रीक भाषा से लिया गया है और 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो और प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफिया का मतलब वर्णन करना या स्टडी करना, डिस्कस करना, उसके बारे में जानना। तो यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है? पृथ्वी के बारे में जानना। अब जब हम लोग बात करें कि पृथ्वी के बारे में जानना, तो क्या जानना? आपके बारे में जानना। मान ली हम कहें कि मेरे बारे में जानना, तो मेरे बारे में क्या जानना? ठीक है, आपका नाम क्या है ना, क्या प्रोफाइल है आपका, ठीक है, कितना उम्र हुआ, यही सब। तो भूगोल के बारे में जानने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हम रह रहे हैं, क्योंकि हाँ यहां पे जो भी चीजें हैं उसके बारे में जानना, ठीक है, कि उसका कैसा स्वरूप है, क्या क्या चीजें यहां पे है, हाँ क्या क्या चीजें यहां पे है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब जहां तक बात करें भूगोल में पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं और पूरे यूनिवर्स की बात करें तो 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था, है ना। प्लूटो को साइड कर दिया गया, बौना ग्रह बना दिया गया, उसको दूध भात बना दिया गया, है ना। तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि सौर मंडल पढ़ना है तो, है ना, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। और यदि आप ज्योग्राफी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की ओर जाइएगा तो इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ बोलते हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें, देखिए, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। टर्म जो ज्योग्राफी है किसके द्वारा सबसे पहले क्वाइन किया गया, गढ़ा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग वही बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, है ना। बहुत पढ़े हैं हम लोग, बहुत टाइम भी वेस्ट किए हैं। हम लोग के पास ज्यादा टाइम भी नहीं, यदि जून में हो जाता है तो 1-2 महीना है, 1-2 महीना में आपको भी कुछ काम होगा और सब्जेक्ट भी देखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ ज्योग्राफी देखना है, सीडीपी भी देखना है, इन्वायरमेंट देखना है, और सब्जेक्ट हिस्ट्री देखना है, पॉलिटी देखना है, इकोनॉमिक्स देखना है, सब सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि पास करना होगा तो सबको पढ़ना होगा, एक को पढ़ने से तो होगा नहीं, है ना। भला हो गया कि पहले बोला गया था सब में पास करना, बोला ओवरऑल में आप पास कर लीजिए, 7% ले आइए तो पास हो जाइएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। टर्म की जहां तक बात करें कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो इराटोस्थनीज का नाम आप लोग सुने होंगे। इराटोस्थनीज नाम सुने हैं ना। इराटोस्थनीज पूछा जा सकता है कहां के विद्वान हैं,
तो ग्रीक स्कॉलर है, यूनानी विद्वान है। कब दिया गया था? तो पीरियड देख लीजिए 276 से 194 बीसी में है। कहां से लिया गया ये भी हम आपको बताए थे। ज्योग्राफी शब्द तो अंग्रेजी का है, लेकिन कहां से लिया गया है ये शब्द पूछा जा सकता है। तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। देखिए, जियो, जियो का मतलब अर्थ होता है, ग्राफोज का मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है कि सामान्य तौर पर यदि बात करें तो भूगोल का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब यदि विषय की बात करें तो ज्योग्राफी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें कुछ साइंस से भी टॉपिक लिया गया है, कुछ आर्ट से भी टॉपिक लिया गया है, और ओवरऑल मिला करके एक सब्जेक्ट का रूप दिया गया है, ठीक है। तो इसको मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट बोला जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफी को लोकेशनल साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी जब भी आता है लोकेशन की बात करता है। पृथ्वी कहां है ना, तो आकाशगंगा सौरमंडल में है, एक ग्रह है, ठीक है। कोई स्थान है, मान लिया भारत, तो भारत कहां है, किस गोलार्ध में है, किधर पड़ता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को लोकेशनल साइंस बोलते, इसको बोला जाता है स्पेशियल और टेम्पोरल साइंस। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। टेम्पो का मतलब या टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? समय होता है। जैसे हिस्ट्री टेम्पोरल सब्जेक्ट, लेकिन ज्योग्राफी जो है स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों है। स्थान की बात करेगा और समय की भी बात करेगा कि कहां हुआ था, कब हुआ था। लेकिन हिस्ट्री की जहां तक बात करें वो क्या करेगा? कब हुआ था, है ना, यही देखते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो सवाल यहां से पूछा जा सकता है, हमेशा विवाद रहता है कि भूगोल के जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो याद रखिएगा, हिकैटियस हैज बीन रिगार्डेड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। यदि कुछ नोट डाउन करना होगा तो कर भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हिकैटियस का नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको बोला जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो सबसे पहले शब्द जो है इराटोस्थनीज के द्वारा दिया गया है। बुक की भी बात कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी बुक पूछ दिया जाता है कि किस बुक में वर्णन किया गया है, या हिकैटियस का बुक का क्या नाम है, इराटोस्थनीज का बुक का क्या नाम है। तो जो इराटोस्थनीज है उनके बुक का नाम है जियोग्राफी या जियोग्राफिया बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हिकैटियस का बुक का क्या नाम है, जसपेरिडियस का नाम आप लोग सुने होंगे, तो हिकैटियस, अब हिकैटियस को पिता क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत जो कंपाइल होता है, क्योंकि यदि भूगोल देखिएगा तो भूगोल यात्रा वृत्तांत से शुरू होता है। यदि भूगोल के हिस्ट्री की बात करते हैं तो यात्रा वृत्तांत से शुरू होता है। या तो आप टॉलमी का जिक्र करें, कॉपरनिक्स का जिक्र करें, तो कहीं पे गए, वहां के बारे में वो जाने, लिखे, किस रूट से गए, उसके बारे में वहां के बारे में वर्णन किए, वही ज्योग्राफी, वहीं से शुरुआत होता है। इनके द्वारा सबसे पहले कंपाइल किया गया, इसलिए इनका नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके फादर कौन से? क्योंकि ज्योग्राफी की भी यदि बात करें, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशिएंट हो जाता है, मिडिवल हो जाता है, इसके अलावा मॉडर्न होता है। तो भूगोल की भी बात करते हैं तो ठीक है, प्राचीन बोल सकते हैं, ठीक है, या उसको शास्त्रीय भी बोला जाता है, ट्रेडिशनल बोला जाता है, और मॉडर्न बोला जाता है। तो मॉडर्न ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो दो नाम आता है। एक का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने कि नहीं? हम्बोल्ट जलधारा भी है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। पेरू जलधारा का नाम सुने होंगे। पेरू कहां है? पेरू एक जगह है, कहां है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। वेनेजुएला का नाम सुने हैं? अभी अभी न्यूज में भी था, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, है ना। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, ये दोनों को कंपाइल्ड रूप से फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पे बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ज्योग्राफी का कौन कौन सा ब्रांच, ठीक है।
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, फिर हम सौरमंडल की ओर चलेंगे। बोला जा सकता है आपसे कि बताइए भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानना थोड़ा सा हम लोग को जरूरी है। देखिए सामान्य तौर पर यदि बात करें तो ज्योग्राफी हैज 2 ब्रांचेस, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल की 2 शाखा है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं वो क्या स्टडी करता है हम लोग को जानकारी होना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल क्या स्टडी करता है ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी अबाउट द फिजिकल फिनोमेना और फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण में क्या आ जाएगा, पर्वत पठार मैदान झील झरना नदी नाला पेड़ जो भी है आसपास। अब पूरे पृथ्वी की यदि बात करें तो आपको पता है सबसे ज्यादा जल है, जल का भाग है 71% भाग पर, 29% भाग पर स्थल है। तो आसपास को, अब यदि आपको ज्योग्राफी को समझना है ना तो आप अपने आसपास को समझने का प्रयास करिए, तो आप ज्योग्राफी को बेहतर समझ पाइएगा। पृथ्वी पे हम लोग निवास कर रहे हैं और भूगोल जो है पृथ्वी को मानव निवास के रूप में अध्ययन करता है। ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट द अर्थ एज अ ह्यूमन एबोर्ड या होम ऑफ ह्यूमन, मानव निवास के रूप में अध्ययन करता है। तो मानव जहां निवास कर रहा है उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। यदि आप पृथ्वी के बारे में जान रहे तो सबसे पहले जाने कि आकार इसका कैसा है। बचपन से पढ़ते हैं नारंगी के जैसा है, पूरी तरह गोल नहीं है। टेक्निकल नाम इसका दिया गया जिसको जियोइड्स बोलते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए कि कैसा आकार है तो आप जियोइड्स टिक लगा सकते हैं, है ना। या तो इसको स्फेरिकल भी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको मंडलाकार बोल सकते हैं, मंडलाकार। अब जब मंडलाकार अर्थ है और अर्थ पे क्या क्या है तो सबसे पहले रॉक्स हम लोग देखते हैं, चट्टान देखते हैं, चट्टाने हैं। चट्टान को लिथोस भी बोला जाता है, लिथो बोलते हैं चट्टान को, लिथो, है ना। जब ये लिथोस्फेरिकल शेप लिया तो क्या हो गया, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। और क्या है तो एयर है, एटम है, कुछ नहीं है तो एटम है। एटम जब पूरा स्फेरिकल शेप लिया तो क्या बन जाएगा, एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर, वायुमंडल आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में। उसके बाद जल की बात करते हैं, H2O बोला जाता है, हाइड्रो। हाँ, जब स्फेरिकल शेप लिया तो क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। इसके अलावे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। तीनों का जहां पे इंटरेक्शन होता है, जहां पे तीनों मिलता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। हाँ, ठीक है। और मानव, जीव जंतु या जितना भी सजीव है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो कहां पे निवास करता है, इसी बायोस्फीयर में। इसलिए हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे मानव निवास कर रहा है। संभावना तो मंगल पे भी कर रहे हैं कि वहां पे भी जीवन है, लेकिन चल कहां पे रहा है, सिर्फ पृथ्वी पे। कारण क्या है, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है। और सभी ग्रह के बारे में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कहीं पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्रमा पे भी एटमॉस्फेयर का अभाव है तो वहां पे सुन नहीं सकते हैं। यदि भटक गए तो, हाँ, भटकते रह जाइएगा, क्योंकि जब आप बोलिएगा तो सुनाई पड़ेगा, नहीं तो अगला आएगा कैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में क्या पढ़ा जाता है। तो मानव निवास कर रहा है पृथ्वी पर, तो कैसे ये फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और जो मानव क्रियाकलाप है उसके बीच क्या अंतर संबंध है उसका अध्ययन करता है। किस प्रकार से मानव अपने भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं,
उच्चावच जिसको बोलते हैं हिंदी में, रिलीफ फीचर्स को उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल इरेगुलरिटीज ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी पर विद्यमान ऊर्ध्वाधर विषमता। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊंचाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोग पढ़े हैं ना, तो वर्टिकल ये वाला होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो वर्टिकल इरेगुलरिटीज ऑन अर्थ सरफेस उसी को बोलते हैं रिलीफ फीचर्स। कोई भाग ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, कोई भाग ज्यादा ऊंचा है, उसको हम लोग पर्वत बोल देते हैं। उससे थोड़ा सा, अब क्योंकि अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं, अब पर्वत का डेफिनेशन अलग देंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर जो ऊंचा है उसको पर्वत बोल रहे हैं। उससे थोड़ा सा छोटा है पहाड़ी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी है। इसके अलावा फ्लैट है और ऊंचा भी है तो उसको पठार बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा फ्लैट पूरा है, हाइट कम है तो उसको मैदान बोलते हैं। पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, ये सभी अलग अलग जगह पे मानव निवास कर रहा है। अलग अलग जगह पर जो मानव निवास कर रहा है इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क है कि नहीं, तो भौतिक वातावरण से प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहां पे ये बात भी समझिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार उस भौतिक वातावरण के साथ छेड़छाड़ भी करता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पे कृषि कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन मानव कृषि कार्य करता है या नहीं करता है। पर्वतीय क्षेत्र में देखिएगा ज्यादा टूरिज्म विकसित होता है, टूरिज्म होता है ना, या वहां पे क्या होगा तो बागवानी कृषि होगा, या तो चाय बागान आप देख सकते हैं, सेब की खेती देख सकते हैं, सीढ़ीदार खेती देख सकते हैं। तो हम लोग वहां के वातावरण के साथ इंटरेक्शन करके सीढ़ीदार खेती बनाए ना, क्योंकि वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने के कारण वर्षा हुआ तो कट के बाहर निकल जाएगा, तो पानी जमा होगा तभी तो फसल हो सकता है। हाँ, वो तो अलग चीज है, वो सोशल में चले गए हम लोग, ठीक है। हाँ, तो आवश्यकता के अनुसार उसको कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं पठार का। पठार का जो क्षेत्र होता है जैसे प्लेटी रीजन है, तो प्लेटी रीजन में कौन सा काम होगा, माइनिंग का काम होगा। खनिज ज्यादा है, छोटा नागपुर के पठार की देखें, ये प्लेटी रीजन है, तो लगभग सभी प्रकार के खनिज पाया जाता है। कोयला है, माइका है, अब्रक है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, फायर क्ले है, यूरेनियम है, कहीं कहीं पे सोना भी मिलता है कि नहीं। सोन नदी, सोनरेखा नदी, सोनरेखा नदी का नाम है उसी के आधार पर। भारत में दो नदी, सोन नदी और सोनरेखा नदी, जिसमें सोना मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में भूमि उपजाऊ है, जल का स्रोत है, जल आसानी से उपलब्ध है, इसके कारण क्या कृषि कार्य होता है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में जीवन जो है सुलभ है, आसानी से सारा कुछ उपलब्ध है, इसके कारण सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व में कहीं भी, सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे, विश्व में कहीं भी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे मिलता है, मैदानी क्षेत्र में मिलता है, प्लेन रीजन में मिलता है, ठीक है। क्योंकि जीवन जीने के लिए आसान, सुटेबल है, यातायात के लिए भी सुविधाएं हैं, सब कुछ हम लोग विकसित कर सकते हैं, रेलवे हो, सड़क हो, ठीक है, रोडवे जो भी है सब कुछ हम लोग विकसित कर सकते हैं। इसलिए तो यदि ज्योग्राफी की बात करें तो भौतिक वातावरण का भी स्टडी करता है और ह्यूमन का इंट्रैक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से मल्टी डिसिप्लिन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके यदि नेचर की बात करते हैं तो नेचर और ह्यूमन का इंट्रैक्शन का स्टडी करता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम यूनिवर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में यूनिवर्स स्किप, यूनिवर्स बोला ही नहीं गया है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बातें तो यूनिवर्स से आएगा ही आएगा, ठीक है। यूनिवर्स क्या होता है ये थोड़ा सा बताइए। यूनिवर्स में जो भी आप कल्पना कर सकते हैं वो सब शामिल है। अंतरिक्ष को देखिए, ठीक है, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, छोटा से छोटा एटम
और बड़ा से बड़ा पिंड सभी यूनिवर्स में शामिल होता है। ये याद रखिएगा। जिसमें आकाशगंगा भी, आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा नहीं, ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, याद रखिएगा। अरबों खरबों तारों का समूह। ठीक है। पूरे यूनिवर्स में कितना गैलेक्सी है तो बताना है ना कितना है। पूरा पूरी का मतलब क्या होता है? पूरा पूरी का मतलब क्या होता है? पक्का मतलब 100। तो पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी। कितना है? 100 बिलियन गैलेक्सी। आपसे पूछा गया कितना है, एग्जाम में भी आएगा तो 100 बिलियन गैलेक्सी है। कोई बोलेगा हम नहीं मानते तो गिन लो जाके। बिलियन बिलियन, मिलियन मिलियन नहीं होगा, बिलियन होगा। हाँ बिलियन, 100 बिलियन। अब पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी है। अब एक गैलेक्सी में कितना स्टार है, क्योंकि हम आपको बताए गैलेक्सी क्या है, ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार है। तो एक गैलेक्सी में कितना स्टार है, फिर वही रिपीट करिए। पूरा पूरी का मतलब 100 बिलियन। तो एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार होता है, समझे। पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। ठीक है। सूर्य भी एक तारा है ना, क्यों हम सूर्य को जानते हैं? सूर्य को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारे नजदीक है। आज आप हमको जान रहे हैं, इतना दिन से गौतम सर नहीं थे ना, हम आपके करीब नहीं थे तो नहीं जान रहे थे, है ना। और जब से आपके करीब रहने लगे जानने लगेंगे। आपके करीब हम रहते हैं इसलिए आप हमको जानते हैं। सूर्य चूंकि हमारे करीब है, उससे हमको वास्ता है तो उसको जानते हैं। 1 अरब 41 करोड़ का देश बोला जाता है, सबको थोड़ी जानते हैं। जो आपके आसपास रहते हैं उसको जानते हैं। तो सूर्य जो है निकटवर्ती तारा बोला जाता है। अब बताइए, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी किसी गैलेक्सी का भाग होगा ना। तो बताइए सूर्य किस गैलेक्सी का भाग है? यह सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में? मिल्की वे बोलते हैं इसको। ठीक है, मिल्की वे। हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं या दुग्ध मेखिला बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिल्की वे गैलेक्सी अंग्रेजी में, हिंदी में दुग्ध मेखिला बोलते हैं या इसी को मंदाकिनी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है। या पूछा जा सकता है आपके सूर्य किस मंदाकिनी का भाग है, या सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में स्थित है, तो मंदाकिनी याद रखिएगा। ठीक है। अब यदि गैलेक्सी की बात करते हैं ना, तो गैलेक्सी 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है। दूसरा है इलिप्टिकल गैलेक्सी। स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल बाइंडिंग हम लोग कराते हैं ना, स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार होता है। दूसरा होता है इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। और तीसरा इरेगुलर, अनियमित गैलेक्सी। तो गैलेक्सी का कितना प्रकार, कौन कौन सा? स्पाइरल, इरेगुलर, इलिप्टिकल हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो गैलेक्सी है यानी मंदाकिनी जो है वो कैसी है, उसका आकार कैसा है? इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है। इलिप्टिकल गैलेक्सी जो होता है उसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ठीक है। इलिप्टिकल गैलेक्सी में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ये है देखिए गैलेक्सी, ठीक है, ये गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बल्ज बोलते हैं, गैलेक्टिक बल्ज बोला जाता है, ठीक है। बाहरी भुजा पर, जो बाहर वाला भुजा है, उस पे तारा का निर्माण होता है, स्टार का निर्माण होता है। जैसे जैसे तारा का एज बढ़ता है वैसे वैसे वो सेंटर की ओर चला जाता है, ठीक है, और अंततः जो है ब्लैक होल में समाहित हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक सामान्य तारे की आयु की यदि बात करें तो एक सामान्य तारे का आयु होता है 10 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन। पृथ्वी का आयु कितना? 4.6 बिलियन, लगभग 5 बिलियन बोलते हैं, 4.6 बिलियन। यूनिवर्स कब बना? यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स एगो विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग हुआ था। यूनिवर्स की उत्पत्ति का बात करता है तो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो याद रखिएगा यूनिवर्स बना है। अब एक सामान्य तारे का आयु कितना है? 10 बिलियन वर्ष, अभी आपको बताया, याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य का भी एज कितना होगा? 100 बिलियन। अभी सूर्य कितना एज पूरा कर चुका है? 5 बिलियन। पृथ्वी को हम लोग 4.6 इतना ही ना जान रहे हैं, तो जब से हम लोग जन्म लिए तब से जान रहे हैं, हम या हमारे पूर्वज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य 5 बिलियन ईयर्स पूरा कर चुका है। अब एक बात और याद रखिएगा, तारा का जो रंग है वो उसके सरफेस टेम्परेचर को बतलाता है। तारा का जो कलर है वो उसके सरफेस टेम्परेचर को बतलाता है, सतह के तापमान को बतलाता है, ये बात भी समझ लीजिए। हाँ, जैसे आप कैंडल जलाते हैं या घर में गैस जलता है, गैस को कभी ध्यान से देखें? ध्यान से देखिएगा, अलग अलग कलर लेयर में दिखेगा। सेंटर वाला ब्लू दिखेगा, उसके ऊपर देखिएगा पीला दिखेगा, और सबसे ऊपर वाला रेड दिखेगा। उसी प्रकार से जब तारा का जन्म होता है ना तो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज घटेगा पीला होगा, और एज जब समाप्त होने का रहेगा तो रेड हो जाएगा। जब तारा ठंडा होकर रेड होता है तो उसको रेड जायंट के नाम से जानते हैं, रक्त दानव बोलते हैं, ठीक है। और रक्त दानव के बाद विस्फोट करता है और व्हाइट ड्वार्फ बनता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, किस रंग का है, तो सूर्य का रंग अभी पीला है, ठीक है। और चूंकि पीला है तो इसको युवा तारा बोला जाता है, यंग स्टार अभी बोला जाता है। तो सूर्य कैसा स्टार है? यंग स्टार है। और यंग स्टार देखिए मध्यवर्ती आर्म पे पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है, यहां पे निर्माण हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंचा है, आधा एज पूरा कर चुका है। 5 बिलियन और वर्ष पूरा करेगा तो खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ब्लैक होल में, ब्लैक होल तो नहीं, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा ये। हाँ खैर, हाँ खत्म हो जाएगा। अभी तो अनुमान उतना ही कर रहे हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो वही तो बता रहे हैं। पहला सूर्य है, दूसरा पृथ्वी के सबसे करीब तो सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे करीब यदि आपसे पूछा जाएगा तब प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, 4.2 लाइट ईयर्स एगो। हाँ ठीक है। अब यदि आगे हम लोग बात करें, एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कुछ भी करिए, पड़ोसी को नहीं छोड़ना है। पड़ोसी को छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत है। सुख दुख में साथ कौन देता है? हाँ वही पड़ोसी। लड़ाई झगड़ा भी उसी से होता है, लेकिन सुख दुख में साथ भी वही देता है। देखिए आपको पूरा दिखेगा, जितना जूम करेंगे ना उतना ये दिखेगा, ये वाला फोटो फटेगा नहीं। देखिए सन है, सन के चारों ओर देखिए सोलर सिस्टम में सब प्लेनेट आपको दिख रहा होगा। यूरेनस है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है,
हैली कॉमेट भी आपको दिख रहा है। आपसे पूछा जा सकता है ना, देखिए ये मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। आपसे पूछा जा सकता है कि पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है, पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है। तो याद रखिएगा पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा को हिंदी में देवयानी बोलते हैं। ये एंड्रोमेडा है ना, इसको बोलते हैं देवयानी। देवयानी, यदि देवयानी नहीं याद रहेगा तो देवरानी याद रखिएगा, बगल में है ना, आपकी पत्नी और आपका भाई की पत्नी देवरानी उनको बोला जाता है। तो पड़ोसिया तो सबसे ज्यादा वही रहेगा, भाई ही होता है पड़ोसी। हम लोग का पड़ोसी पाकिस्तान है ना। तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी वाली मिल्की वे है, पड़ोसी का बता दो भाई, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। समझ में आया बात को? इसके अलावा एक चीज और आप समझिए, ये क्या है बताइए, ये क्या है? इसको बोलते हैं नेबुला। नेबुला का नाम सुने हैं? हिंदी में निहारिका। क्या होता है? प्रिमोर्डियल मैटर एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मास। प्रारंभिक जो अर्ध पदार्थ है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वो प्रारंभ से ही गैसीय अवस्था में धूलकण एवं गैसों के बादल के रूप में विद्यमान था। और यही धूलकण का बादल जो है उसी को क्या बोलते हैं? नेबुला। तो प्रीमोर्डियल मैटर एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मास। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? निहारिका। अब निहारिका के बारे में यदि पढ़ेंगे डिटेल में 11th 12th ग्रेजुएशन में, तब निहारिका के बारे में अलग अलग सभी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कुछ सिद्धांत आएगा, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है गैसियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना होता है, लेकिन कभी कभी थ्योरी भी हम उसको बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर होता है, परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर है। क्या अंतर होता है, कुछ बता सकते हैं? एनी स्टेटमेंट दैट इज नॉट प्रूफ, कोई भी ऐसा बात, कोई भी विचार जो प्रूफ नहीं है, वो क्या कहलाएगा? परिकल्पना। हम ऐसा सोचे, हम ऐसा सोचे, लेकिन आप जब जाइए हो सकता है हकीकत कुछ और होगा, लेकिन कोई जा करके उसका तस्वीर के साथ दिखाया, साक्ष्य दिया, तब वो क्या हो जाएगा? थ्योरी। तो एनी स्टेटमेंट दैट इज प्रूफ, साइंटिफिकली प्रूफ, टेक्निकली प्रूफ, ठीक है, थ्योरी। तो याद रखिएगा, इसीलिए बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं हम लोग, बिग बैंग हाइपोथेसिस नहीं बोलते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं? गैसियस हाइपोथेसिस, वायव्य राशि परिकल्पना। आपसे पूछा जा सकता है कि वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। इमैनुअल कांट बताते हैं क्या कि प्रारंभ में जो धूलकण का बादल था वो शांत था, स्थिर था, ठंडी थी। इसके अलावा बाद में आते हैं लाप्लास। लाप्लास, लाप्लास की जब बात करते हैं तो लाप्लास बोलते हैं कि नहीं, उनकी जब आलोचना होती है गैसियस हाइपोथेसिस में, वो बताते हैं कि निहारिका जो है ठंडी थी, आपस में टकराने के कारण गर्म हुई, गर्म जब हुई तो उससे गति उत्पन्न हो गया, और जब गति उत्पन्न हो गया धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया, उसका स्पीड भी बढ़ता गया, और बढ़ते 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 वो कई लेयर में विभाजित हुआ और 9 ग्रह बाहर निकला, जिससे कि सौर मंडल बना। बाद में उनसे पूछा गया कि आप बता दीजिए कि जो ठंडी थी वो गर्म कैसे हो गई? टकराने से तो इतना ज्यादा एनर्जी नहीं निकल सकता कि पूरा निहारिका को ही गर्म कर दे। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का सिद्धांत बोलता है कि जो भाग जितना छोटा होगा वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा, जो ज्यादा बड़ा होगा वो कम स्पीड से घूमेगा।
इसके बाद आप बताइए कि 9 छल्ला ही क्यों बाहर निकला? आप बोल रहे हैं 9 रिंग बाहर निकला, तो 9 रिंग ही बाहर क्यों निकला? 8 भी निकल सकता है, 10 निकल सकता है, 10 दिशा है, 10 दिशा से निकल जाता 10, 9 ही क्यों बाहर निकला? बोले हम नहीं जानते, 9 निकला, बस निकला तो निकला। तो बोले कभी आपका बात हम नहीं सुनेंगे। क्यों हम सुनेंगे? गलत बात करिएगा तो सुनेंगे नहीं? सुनेंगे। फिर आए लाप्लास। लाप्लास आए, बोले कि अच्छा ये बात का कटाक्ष हुआ था, ये बात सब लोग नहीं माना था। बोले नहीं, देखिए वो गलत बात बोल रहे थे, निहारिका पहले से गर्म था, तो गर्म वाला तो कहानी खत्म कर दिए। उसके बाद वो बताते हैं एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत के बारे में। देखिए कोई वस्तु जब गर्म होती है ना तो फैलती है, और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो जैसे जैसे गर्म थी निहारिका, जैसे जैसे ठंडी हुई वैसे वैसे क्या हुई? सिकुड़ी, छोटी हुई, उसका आकार छोटा हुआ, और आकार छोटा हुआ तो बहुत तेज स्पीड से घूमना शुरू की। और जब तेज स्पीड से घूमना शुरू की, जब ठोस चीज होगा, कोई भी चीज को यदि आप घुमाते हैं तो उसमें ठोस जो होगा, भारी जो होगा, जैसे 2 व्यक्ति है साथ में हाथ लेके यदि घूम रहे हैं, और यदि आप बोलेगा तुम मेरे साथ घूम रहे हो कि हम तेरे साथ, तो बोलेगा तुम मेरे साथ, हाथ छोड़ दीजिएगा। जो जियान टाइप का लोग होगा सेंटर की ओर गिरेगा, और आप यदि नोबिता टाइप के लोग होंगे तो बाहर गिरिएगा। तो इसी प्रकार से ये जब घूम रहा तो जो भारी वस्तु थे वो केंद्र की ओर गिरा, जो हल्का होगा वो छिटक के बाहर की ओर गया, तो 2 लेयर बन गया ना। इस प्रकार से बीच वाला भाग से एक रिंग निकला, और उसी से वही जो रिंग है वो 9 रिंग में विभाजित हुआ। ये लाप्लास बोलते हैं। फिर लाप्लास से बोला गया कि अच्छा ठीक है, आपका भी बात भी हम मान लेते हैं। आप बताइए गर्म कैसे थी? वो तो बोले थे ठंडा। आप अपने से कैसे गर्म कर दिए? कौन सा शक्ति था जो गर्म किया? होगा ना उसका, आप बताइएगा ना कि कौन सा शक्ति है जो गर्म किया। दूसरा फिर बोला गया कि 9 रिंग ही क्यों बाहर निकला? एक रिंग, आप बोले कि पहले एक रिंग निकला, फिर वही एक रिंग जो है 9 रिंग में विभाजित हुआ, तो 9 रिंग ही क्यों? 10 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था। बोले हम नहीं जानते, 9 निकला तो निकला, गर्म था तो गर्म था। तो उनका भी निहारिका परिकल्पना अमान्य हुआ। सबसे ज्यादा सार्थक और सबसे ज्यादा साइंटिफिक बिग बैंग सिद्धांत को माना गया है अभी तक वही चल रहा है कि सभी जो पदार्थ थे एक बिंदु पर केंद्रित थे, कोई ऐसा शक्ति था जो उसी को केंद्रीकृत किए हुए था, जोड़े हुए था। अचानक से वो शक्ति कमजोर हुआ। कौन सी शक्ति कोई नहीं जानता, अदृश्य शक्ति की बात की जाती है, अदृश्य शक्ति। ठीक है, जैसे हम लोग ज्वालामुखी के बारे में नहीं जानते थे, क्या बोलते थे? भगवान की दया से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, हाँ, करता कोई और किसी और का नाम हो रहा है। वैसे ही बोले अदृश्य कोई शक्ति थी जो पूरे मैटर को जोड़े हुई थी, बाद में शक्ति कमजोर पड़ी तो विस्फोट हुआ। अचानक से 13.7 बिलियन वर्ष ईयर पहले विस्फोट हुआ, और जो मैटर है उसके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। इसको बिग बैंग बोला गया। क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, विस्तारित सिद्धांत, ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी को। इसके अलावा अब बात किया जा रहा है, जैसे जैसे साइंस का टेक्निक बढ़ रहा है, नासा है, इसरो है, सब काम कर रहा है इस पर, अलग अलग वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अभी बात किया जा रहा है कि देखिए शुरुआत तो ब्रह्मांड का बिग बैंग से हुआ है, यूनिवर्स का, लेकिन कभी ना कभी जो ब्रह्मांड को विस्तारित करने वाली शक्ति है वो कमजोर पड़ेगी, और जब ये कमजोर पड़ेगी तो सभी जितना मैटर है वो किसी एक बिंदु पर आ जाएगा। इसको बिग क्रंच कहा जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुआ था? बिग बैंग से। खत्म कहां पे होगा? बिग क्रंच पे खत्म होगा। समझ में आया बात? तो यूनिवर्स की उत्पत्ति की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा सार्थक सिद्धांत कौन सा? बिग बैंग। ठीक है, समझ में आया बात? अब निहारिका भी बता दिए। अब यहां पे याद रखिएगा कि जितना भी आकाशीय पिंड आप देख रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं हम लोग। सेलेस्टियल बॉडी जो भी अंतरिक्ष में बॉडी दिखाई पड़ रहा है, ऑन विजिबल बॉडी ऑन स्काई इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। सूर्य, तारा, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जो भी बोलिए,
सभी को सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। जितना भी सेलेस्टियल बॉडी है उसका जो ओरिजिन है किससे हुआ है? नेबुला से। इसलिए नेबुला को खगोलीय नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी जिसमें पौधा बड़ा होता है। जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है वो सभी किसमें बना है? निहारिका से, नेबुला से। इसीलिए इसको खगोलीय नर्सरी बोलते हैं। समझ में आया बात को? अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस्मोलॉजी क्या है, तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। समझे बात को? इसके अलावा आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान क्या अध्ययन करता है? तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी भी होता है, नाम आप लोग सुने होंगे। एस्ट्रोलॉजी कभी कभी जाते भी हैं, एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कौन सा लाइन कमजोर है, कौन सा लाइन छोटा पड़ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है ना, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र विज्ञान बोलते हैं। अलग अलग जो ग्रह है उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका स्टडी करता है एस्ट्रोलॉजी। इट इज स्टडी ऑफ, एकदम करता है, एकदम करता है। नहीं मानते हैं? हाँ, एनर्जी को मानते हैं ना? हाँ, पौधा को यदि रूम में रख दीजिएगा 10 दिन तक तो पौधा रहेगा। तो लाइट में शक्ति है ये आप मान रहे हैं। हाँ? और फिर कैसे नहीं मान रहे हैं उसको? अलग अलग जो ग्रह है उसका अलग अलग रंग भी है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताएंगे भी आपको। ठीक है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। पीला ग्रह बताइए, पीला ग्रह आप बताइए मैडम। ओम जय जगदीश हरे, बृहस्पति भगवान का पूजा होता है ना। पीला वस्त्र पहनते हैं लोग, गुड़ और दाल चढ़ाते हैं। इसलिए आपसे पूछे कि आप लोग हो सकता है व्रत वगैरह करने देखे होंगे, इसलिए आपसे पूछे। ठीक है। बृहस्पति दिन पूजा होता है। हाँ, वो आप पे निर्भर करते हैं, हम अपना बात क्यों थोपे। धर्म का मतलब धारण करना होता है। आप मान रहे हैं तो ठीक है, मानो तो भगवान, ना मानो तो थोड़ा मोड़ा। अभी तो क्लास चल रहा है। उसके बाद याद रखिएगा शनि, काला ग्रह बोलते हैं उसको, है ना। काला ग्रह, शनिवार के दिन काला कपड़ा भी पहना जाता है। कृषि के देवता माना जाता है शनि को, कर्म फलदायक बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्लूटो के यूरेनस के बारे में आप लोग सुने होंगे, हरा ग्रह उसको बोला जाता है। अपना पृथ्वी है नीला ग्रह, है ना, ब्लू प्लेनेट। कौन बताया और क्यों होता है ये पहले बताइए। ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? हाँ, जल होने के कारण। और जल का रंग नीला होता है, ये कौन बताया? हनी सिंह। ब्लू है पानी, पानी क्यों बताया? तब तो ब्लू प्लेनेट बेचारे को पता था ज्योग्राफी के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है। तो यहीं पे हम लोग देखें। अब देखिए हम आपको क्या बताएं, कॉस्मोलॉजी है ना। कॉस्मोलॉजी स्टडी हाउ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स लेड टू द स्टार, गैलेक्सी एंड अदर फीचर्स वी कैन ऑब्जर्व टुडे। ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपके चैप्टर में नहीं दिया है तो हम क्या करें। ठीक है। सोलर सिस्टम डायरेक्ट बोला गया है, लेकिन हाँ, सोलर सिस्टम में भी जहां से गैलेक्सी वगैरह के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा वो हम आपको बता दिए। बाकी सब जो है वो सोलर सिस्टम में सारा इंक्लूड
हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताए कि सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी का भाग है, गैलेक्सी आप लोग को बताए, तो आप लोग बताइए कि मंदाकिनी का भाग है, मिल्की वे का भाग है, मिल्की वे का आकार कैसा है ये भी बताएगा आपको। ठीक है, सूर्य किस गैलेक्सी का भाग है ये भी आपको बताए। ठीक है, गैलेक्सी का कितना प्रकार है ये भी आपको बता दिए, हमारी वाली कैसी है ये भी बता दिए, पड़ोसी का क्या नाम है ये भी बता दिए, पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा कौन है आपको बता दिए, सूर्य है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ओरियन नेबुला शायद बोला जाता है, या उसको लुबदक बोलते हैं, साइरस 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 साइरस। ठीक है, साइरस याद रखिएगा। सबसे ठंडा है ओरियन नेबुला। ठीक है, सबसे ठंडा तारों का समूह, शीतल एवं ठंडा तारों का समूह ओरियन नेबुला है। सबसे चमकीला यदि बात करें तो साइरस है, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार, या इसी को साइरस बोलते हैं। हिंदी में इसी, संस्कृत में इसको लुबदक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी पोलर स्टार के बारे में आप सभी जानते होंगे। पोलर स्टार क्या है? प्राचीन समय में हमारे पास कुछ नहीं था, अभी आपके पास स्मार्टफोन है। दिस इज माई लोकेशन एंड वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वेयर इज न्यूक्लियस मॉल, जैसे करिएगा गो स्ट्रेट वर्ड। ठीक है, और जब पहुंचेगा तो बोलेगा यू हैव रीच्ड योर स्टेशन, यू हैव रीच्ड योर लोकेशन, है ना, बता देता है। पहले तो नहीं था ऐसा। तो पोलर स्टार जो है ना, इसका कहानी प्राचीन समय से जुड़ता है। ध्रुव, भक्त ध्रुव के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जितना भी आकाश में तारा है, एकमात्र ऐसा तारा है जो स्थिर है। कौन सा? पोलर स्टार। तो अब आप किसी को लोकेशन बताइएगा, वैसा लोकेशन बताइएगा कि चनिया बादाम बेचने वाला वहां पे है, एक थैला पे लाल कपड़ा पहने हुए, और पता चला कि वो कांटाटोली पहुंच गया, तो आपका भाई दोस्त कैसे आएगा? तो उसको बताना पड़ेगा कि एलएन का बिल्डिंग है, या महिला कॉलेज है, महिंद्रा महिला कॉलेज, वहां पे आइएगा। रात हो या दिन हो, महिला महिंद्रा कॉलेज कहीं जाएगा घूमने के लिए? नहीं जाएगा, आदमी पहुंच जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जो ध्रुव तारा है उसका लोकेशन फिक्स है, और अर्थ का जो पोल है उससे 90 डिग्री का कोण बनाता है, और कभी भी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। तो प्राचीन समय में, और सबसे ऊपर है, हेड पे है एकदम 90 डिग्री, तो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इसीलिए इसको पोलर स्टार या नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। पोलर स्टार याद रखिएगा। एक चीज और समझिए, जब गैलेक्सी समझ ही लिए, सोलर सिस्टम तो जाएंगे ही जाएंगे हम लोग। एक चीज और बताइए, कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? तारामंडल बोलते हैं, बताइए। कॉन्स्टलेशंस तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा निर्मित आकृति को कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ। वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये देखिए नेबुला था, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताया। ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बारे में आप लोग को बताए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ, ठीक है, इलिप्टिकल, इरेगुलर, स्पाइरल। स्टार, स्टार के बारे में भी आपको बताया। कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ इट सरफेस। ब्लू मैक्सिमम, येलो कम्स, देन रेड। रेड जो है सबसे कम टेम्परेचर को बताता है। देखिए ये है कॉन्स्टलेशंस, वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अलग अलग तारों के समूह के द्वारा निर्मित आकृति जो है उसी को कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ये देखिए अलग अलग, ठीक है। ग्रेट बियर,
भालू के जैसा दिखाई पड़ता है उसका ग्रेट बियर नाम है। शिकारी के जैसा तो ओरियन बोलते हैं, ठीक है। महिला के जैसा कैशोपिया बोला जाता है। सिंह के जैसा तो लियो मेजर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। साइरस आपको बताए थे, साइरस आपको बताए थे सबसे चमकीला तारा। हंटर देखिए नेबुला, हंटर कॉन्स्टलेशंस ओरियन जिसको बोलते हैं। अर्सा मेजर जिसकी बात आप लोग कर रहे थे, अर्सा माइनर जो आप लोग बात कर रहे थे, देखिए। इसके अलावा कैसोपिया है, ये देखिए पोलर स्टार है, अर्थ से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। सबसे बड़ा यदि पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशंस हाइड्रा है। सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो जिसको हम सबसे आसानी से पहचान सकते हैं, अर्सा मेजर, सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, ये सप्तऋषि, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 स्टार, सत भैया जिसको बोलते हैं, दादी लोग से खूब देखते थे रात में जब सोने जाते थे, दादी दादी सत भैया दिखाइए पहले, तो बताइए देखो खटोला के जैसा दिख रहा है, 4 इधर और 3 सामने, 7 तारा, ठीक है। तो सप्तऋषि सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला है। देखिए इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ 7 स्टार, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। देखिए अर्सा मेजर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशंस, इट इज ऑल्सो नोन एज बिग दीपर एंड ग्रेट बियर और द सप्तऋषि, ठीक है, ये याद रखिएगा। 7 तारों का समूह है। बाकी प्लेनेट सैटेलाइट ये तो सोलर सिस्टम में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा। आइए अब सोलर सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, सोलर सिस्टम, ये रहा आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है ये बताइए। व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सन, 8 प्लेनेट, सैटेलाइट, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, कॉमेट्स, ऑल कम्स अंडर सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, सभी उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु जिसको पुच्छल तारा बोलते हैं, ये सभी को सम्मिलित रूप से सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जब हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम की जब बात करते हैं, सोल का मतलब सन हुआ और सिस्टम का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिस्टम तंत्र का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम में कैसेट अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, बैटरी उसका अलग होता है, वायर अलग होता है। जब सबको अटैच करते हैं तब वो क्या बनता है? म्यूजिक सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सोलर सिस्टम सूर्य और उसके आसपास का जो भी सेलेस्टियल बॉडी वो क्या कहलाएगा? सोलर सिस्टम। आइए देखते हैं, हिंदी में सौरमंडल बोलते हैं। जहां से जैसा आसान होगा, हिंदी से तो हिंदी से पढ़ा देंगे, अंग्रेजी से अंग्रेजी से पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आइए, कब बना है सोलर सिस्टम? देखिए, नोट डाउन कर सकते हैं, अभी बताया था, ठीक है। पृथ्वी कब बनी? जब से हम लोग जान रहे हैं तभी से बोलेंगे, उससे पहले क्या था कौन पता? कल किसने देखा? परसों कौन देखा था? तो फॉर्मेशन इसका कब हुआ है? 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल है ये देख सकते हैं। तो ये इमेज आपको दिख रहा है, सूर्य है, ठीक है, और प्लेनेट है, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा, हम लोग प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग डेफिनेशन प्लेनेट का के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसके अलावा उसका अलग अलग कैटेगरी भी है, ठीक है। यहां पे बात करिए, सामान्य तौर पर प्लेनेट का 2 डिवीजन होता है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। यदि सोलर सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे,
क्यों सन के बारे में पढ़ेंगे? आपको यदि आपके रिश्तेदार के यहां से न्योता आता है तो आपका नाम लिखा रहता है। किसका नाम? बाबूजी का। सीधा बात करिए ना, पिताजी का। पिताजी का क्या काम? जितना ही सदस्य है उसका एनर्जी का सोर्स कौन है? आप रांची में रह रहे हैं, यहां रहने के एनर्जी का सोर्स कौन है? एक महीना पैसा ना दिए तो आ रहे हैं दोस्त से पैसा लेके, है ना? तो सोलर सिस्टम में उष्मा और ऊर्जा का स्रोत कौन है? हेड। यदि यहां पे हम लोग पढ़ने में कोई समस्या होता है तो अरुण सर के पास जाते हैं ना, हेड वही है सर, देखिए ये प्रॉब्लम है, ये तो यहाँ पे शशि सर है तो शशि सर के पास जाते हैं। तो हेड कौन है? सन। एनर्जी का सोर्स यही है। तो सबसे पहले हेड के बारे में, आपके घर में यदि भाई का शादी होगा तो क्या लिखेंगे? उड़ान आईएएस एकेडमी, है ना? डायरेक्टर ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी विथ ऑल टीचर्स। नाम तो सर का ही रहेगा, हेड का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे बताते हैं। देखिए यहां पे प्लेनेट के बारे में छोड़ने का मेरा मतलब इसलिए है, एस्टेरॉइड बेल्ट आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में एस्टेरॉइड्स। बोला जाता है ना कि देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज व्हिच आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के ही टुकड़े हैं, रॉक से बने हुए हैं, वही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी। एक एक कथा कहते कहते याद हो गया है, एनसीईआरटी 6th क्लास निकालिएगा, लिखा हुआ होगा। देयर आर न्यूमरस tiny bodies which also revolve around the sun, they are called asteroids. They are found between orbits of Mars and Jupiter. पूछा जाएगा कहां पे मिलता है भाई? तो ये रहा मार्स और ये रहा जुपिटर, इसके बीच में एस्टेरॉइड्स बेल्ट। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट का डिवीजन की यदि बात करें, जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट के अंदर है इनर हो गया, जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट के बाहर है वो, जो घर के अंदर है वो हमारा परिवार, और जो घर के बाहर रह रहा है वो पड़ोसी। रिश्तेदार कहाँ यार? रिश्तेदार तो और दूर रहता है, जो घर के बाहर रहता है वो पड़ोसी, जो बताए थे देवयानी, है ना? तो याद रखिएगा जो इसके अंदर है इनर प्लेनेट। अब आपको बताया कि यदि घूम रहा है तो भारी वाला कहां पे जाएगा? सेंटर की ओर। तो ये सभी भारी है। दे आर मेड अप फ्रॉम रॉक्स, चट्टान के बने, अपेक्षाकृत भारी है। दे आर हैवियर, ठीक है? दे आर स्मॉलर इन साइज, आकार इनका छोटा है। इसके अलावा या तो सैटेलाइट है या तो सैटेलाइट नहीं है। जैसे मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्लेनेट है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो कौन कौन सा? मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का ओनली वन, चंद्रमा, ठीक है? मार्स का 2, कौन कौन सा? फेबोस, डिमोस, फेबोस, डिमोस। और डिमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? प्रमोशन और डिमोशन याद रखिएगा, डी, ए ग्रेड और बी ग्रेड, तो डिमोशन याद रखिएगा, डिमोस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आउटर प्लेनेट, दे आर अवे फ्रॉम सन। इसको बोल सकते हैं नियरेस्ट टू सन है, इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम सन। दे आर मेड अप फ्रॉम गैसेस, गैस के बने हैं। दे आर लार्जर इन साइज, आकार में बड़े हैं,
ठीक है, ये जो है दे आर रिलेटिवली लाइटर, हल्के हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ सैटेलाइट अधिक है, जैसे जुपिटर कितना है, 79 है। सैटर्न, हाँ 400 से ऊपर। ऐसे बुक पढ़िएगा तो इसमें 82 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यूरेनस है, नेपच्यून है, एक का 21, एक का 14 है, ठीक है। अब जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है जुपिटर का सैटेलाइट बताइए। जुपिटर का सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड। अर्थ, मरकरी, वीनस का एक भी नहीं है, ठीक है। अर्थ का, मून, मार्स का, जुपिटर का, बहुत सारा है, लेकिन याद किसको रखना है, गैनीमेड। और गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा गैनीमेड, सबसे छोटा डिमोस, याद रखिएगा, मंगल का है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट, सॉरी प्लेनेट, सैटर्न। सैटर्न है दूसरा सबसे बड़ा, और सैटर्न का सैटेलाइट का नाम है टाइटन। हाँ वही, बहुत सारा नाम यहां से उठा के ले गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइटन किसका है, सैटर्न का। और दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट सैटर्न है, और सैटर्न का सैटेलाइट टाइटन है। ये दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। तो आपसे पूछा जा सकता है दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट बता दीजिए, टाइटन होगा, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे नेपच्यून है, देखिए नेपच्यून का ट्रीटन है, नेपच्यून का ट्रीटन है। यूरेनस का देखिए टिटानिया है, एरियल और मिरांडा है। तो जो प्रमुख है इसी इमेज से हम लोग देखें, तो ये इमेज में बहुत सारा छुपा हुआ है कहानी, ठीक है। इतना आपको बताए। प्लूटो के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगस्त 2006, अगस्त 2006 तक प्लूटो जो था ये स्मॉलेस्ट और 9th प्लेनेट था, लेकिन न्यू डेफिनेशन दिया गया किसका, प्लेनेट का, ठीक है। IAU के द्वारा, संस्था का नाम क्या है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसका सम्मेलन कहां हुआ था, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में। उसमें ग्रह का नई परिभाषा दिया गया। ग्रह का नई परिभाषा में बोला गया कि वैसा आकाशीय पिंड जो ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा वो 3 शर्त को पूरा करता हो। पहला शर्त, सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट होना चाहिए। पहला, सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट होना चाहिए। दूसरा, मास इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये जो इलिप्टिकल पाथ होगा, ऑर्बिट होगा, उसको पूरा कर सके। आप ध्यान दीजिएगा, एक भारी गेंद लीजिएगा, एक हल्का गेंद लीजिएगा। हल्का गेंद को टच करिएगा, थोड़ा दूर जाकर के रुक जाएगा। भारी को लीजिएगा तो वो लग जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि मास इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि वो सर्कुलर पाथ, इलिप्टिकल पाथ जो है उसको पूरा कर सके। तीसरा बोला गया कि किसी और ग्रह के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता होगा।
प्लूटो के साथ समस्या क्या हुआ? नेपच्यून भैया के घर में जाकर के ताक झांक कर रहा था, समझे? अब बताइए, आपका ग्रुप का आदमी दूसरा ग्रुप में जाकर के रात बिता रहा है, इसका मतलब लीकेज यही है, तो लीकेज बंद होगा कि नहीं? तो बोला गया कि प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, इसलिए प्लूटो खत्म। जैसे बचपन में हम लोग जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, इधर हम रहेंगे तो दोनों तरफ रहो, बैटिंग कभी आता ही नहीं था, उधर भी फील्डिंग कर रहे हैं और दूसरा तरफ भी फील्डिंग कर रहे हैं, और नाम दे दिया सब दूध भात हैं। तो प्लूटो क्या हो गया? ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं, बौना ग्रह। अब बोल दीजिए तो पीछे किसको लगा? थर्ड मैन में, तो छोटे के लगा दो, दौड़ते रहेगा। तो हम लोग जब बच्चा थे तो थर्ड मैन में खेलते थे, बार बार बॉल आता था लौटाते थे। तो ड्वार्फ प्लेनेट याद रखिएगा, प्लूटो कैसा प्लेनेट है? बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट, समझे? तो ये था। आगे हम लोग बात करेंगे, तो इसी को हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है? देखिए, द सन, 8 प्लेनेट, सैटेलाइट जो हम आपको बताए, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स, मीटेरोइड्स एंड कॉमेट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली। कभी कभी हम लोग इसको सौर परिवार भी बोलते हैं। हेड कौन है? सन, विद सन हेड। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। The sun are bound to the sun by gravity, and since the gravity of each body is different, no body collide with each other. सभी ग्रह जो हैं या सभी आकाशीय पिंड है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सभी का अलग अलग पाथ है और सबका अलग अलग ग्रेविटी है। इसके कारण कोई भी टकराता है आपस में नहीं। जैसे एक्सीडेंट कब होता है? जब आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते में दूसरा आ गया। यदि मेरा रास्ता ये है, दूसरा रास्ता आएगा, तो कभी एक्सीडेंट होगा? तो यहां पे एक्सीडेंट नहीं होने का कारण क्या है? सबका पाथ अलग अलग है, सबका ग्रेविटी अलग अलग है। कोई टकराता है? बोले हाँ टकराता तो है, तो क्षुद्र ग्रह टकराता है, क्षुद्र ग्रह टकराता है। तो क्षुद्र ग्रह जब कभी पृथ्वी से टकराने वाला होता है, इधर से मिसाइल मार करके इसको उड़ा देते हैं, ठीक है? और भगवान से मनाइए कहीं ब्लैक होल पृथ्वी से ना टकराए। ब्लैक होल पे कितना भी मिसाइल मारिएगा कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, उसको अपने में समाहित कर लेगा। बाली है वो, जो जाएगा उसका आधा शक्ति अपने पास, तो वो 1.5 हो जाएगा, अगला आधा हो जाएगा, ढूंढ देगा, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो ये था आपका सोलर सिस्टम क्या है। मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम की बात यदि करें तो मेन मेंबर में सन और 8 प्लेनेट आ जाएगा, ठीक है? सन और 8 प्लेनेट। अदर मेंबर की बात करें तो ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट आपको बताए जैसा कि प्लूटो, और भी होगा ड्वार्फ प्लेनेट, उसकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। सैटेलाइट्स, अलग अलग सैटेलाइट के बारे में आपको बताए, है ना? फिर एस्टेरॉइड्स और मीटेरोइड्स आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में।